Hello student, I am Dr. Jaswant Sharma, Associate Professor in Chemistry। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम मेन टॉपिक्स लेने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार ही हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इसके क्या यूजेज हैं, इसकी प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है, क्या इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है और कैसे उसका लास्ट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन रहेगा। इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 के अलावा एमएससी में भी है, इसलिए फंडामेंटल जो फाउंडेशन कह लीजिए वो बीएससी पार्ट 3 से ही है। तो हम बात करते हैं एनएमआर का फुल फॉर्म क्या है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका मीनिंग है। स्टूडेंट, ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल व्यू से काम आने लग गई है। ये टेक्निक, इस टेक्निक को हम कहें कि बायोलॉजिकल लैब में यदि हम इस टेक्निक को यूज़ में लें तो क्या हम इस टेक्निक से कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको ये फिगर में शो कर रहा हूँ, प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आज जो हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पा रहे हैं वो इस एनएमआर की ही टेक्निक की देन है। प्रोटीन का क्या बाइफर्केशन हो रहा है, किस तरह से प्रोटीन का जो हेलिक्स डबल हेलिक्स में फॉर्मेशन बनेगा, तो वो सब टेक्निक बायोलॉजिकल लैब में एनएमआर की ही देन है। केमिकल इंडस्ट्री में बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, आज जो भी कंपाउंड का आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मालूम कर रहे हैं, वो सब एनएमआर की ही देन है। सिमिलरली मेडिकल इंडस्ट्री में जो आज हम एमआरआई कराते हैं, उस एमआरआई टेक्निक टोटली वो एनएमआर प्रिंसिपल बेस पर है। आखिर एनएमआर टेक्निक में है क्या, एनएमआर किस टाइप के। एनएमआर 2 टाइप के हो सकते हैं, कुछ स्मॉल साइजेज में भी बने हुए हैं जैसा मैं दिखा पा रहा हूँ स्लाइड में, और बड़े साइज़ के भी हैं। तो एनएमआर को अगर हम बात करें तो एनएमआर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के एनएमआर है। नंबर 1 H1 एनएमआर, नंबर 2 C13 एनएमआर। H1 एनएमआर में हम हाइड्रोजन बेस पर कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, मतलब कंपाउंड का एनालिसिस हाइड्रोजन बेस पर ही होगा। और इसी टाइप से हम कह सकते हैं C13 एनएमआर, जिसमें हम कंपाउंड का एनालिसिस कार्बन 13 के बेस पर ही कर पा रहे हैं। तो इसी 2 बेस पर ही हमारे पास एनएमआर बन गए, जिसको हमने हाइड्रोजन एनएमआर कह दिया और C13 एनएमआर कह दिया। अब हम बात करते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या कुछ रहता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इसमें 2 बड़े साइज़ के मैग्नेट्स होते हैं। इन मैग्नेट्स को साउथ और नॉर्थ पोल दिखा रखा है। बीच में एक सैंपल ट्यूब होती है जिसमें हम सैंपल रखते हैं, और इस सैंपल ट्यूब पर एक सोर्स के थ्रू, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर कह रखा है, ये वेव्स यहाँ से जनरेट करेगा और ये इस सैंपल पर ये वेव्स जाएंगी। इस सैंपल में मौजूद कार्बन या हाइड्रोजन एटम वो
इस वेव के थ्रू अपनी हाई एनर्जी में पहुंचते हैं, रेडिएशन लेकर हाई एनर्जी में वो जाएंगे, और जैसे जैसे वो हाई एनर्जी से अपने स्टेबल स्टेट में आएंगे तो वो कुछ एनर्जी एमिट करते हैं, और वो जो एमिट की गई एनर्जी है उसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा और किस तरह का उसका वेवलेंथ रहेगा, उसको डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाता है, और उस डिटेक्टर के थ्रू लास्ट में उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक ग्राफ बन जाता है जिसको हमने स्पेक्ट्रम कहा है। और इस स्पेक्ट्रम का वेरिएशन के बेसिस पर ही कंपाउंड का एनालिसिस हो जाता है। कहने का मतलब है हर कंपाउंड का एक अपना स्पेक्ट्रम होगा जो बिल्कुल फिक्स है, उस फिक्स स्पेक्ट्रम के बेस पर ही कंपाउंड का एनालिसिस हो जाएगा। यही एक बेस्ट टेक्निक है जिससे हम केमिस्ट्री लैब में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें सैंपल किस प्रकार का होगा। एनएमआर टेक्निक में हम किन सैंपल पर एनएमआर यूज़ में ले सकते हैं, एनएमआर परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके लिए भी बिल्कुल क्लियर पॉइंट यही है कि जो एनएमआर एक्टिव एटम्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, वही एनएमआर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम बात क्लियर करें कि कोई एक एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, और दोनों ही अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं, और वो जो स्पिन करेंगे उसके थ्रू उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से हर एक न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। अब हम कहें कि ये कौन सा एटम एनएमआर एक्टिव होगा, तो वो एटम एनएमआर एक्टिव होंगे जिनमें ओड नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर हों। ओड नंबर्स में से या तो न्यूट्रॉन ओड में हो या प्रोटॉन ओड में हो, दोनों में से कोई भी एक ओड में होगा, तो उनकी जब पेयरिंग होगी उसके बाद जो ओड नंबर जो रेस्ट ऑफ ओड बचेगा उसके थ्रू वो, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो अपने एक्सेस पर रोटेट करके और उसको एक्टिव बना देगा, तो वो एटम और वो न्यूक्लियस एक्टिव बन जाएगा। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि न्यूक्लियर स्पिन जीरो नहीं रहेगा, न्यूक्लियर स्पिन कुछ न कुछ बना रहेगा, और जब न्यूक्लियर स्पिन जब बना रहता है किसी एटम में या न्यूक्लियस में, तो वो एटम और न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल C13 में ओड में कौन है 13, तो इस 13 बेस पर ही ये एक्टिव बन गया। ऐसे ही नाइट्रोजन 15, तो 15 है ये ओड हो गया, तो ये भी एक्टिव है। ऐसे ही हाइड्रोजन 1, दिस इज आल्सो एक्टिव। अब हम बात करें कि एनएमआर इनएक्टिव कौन से एटम होंगे, तो O16 ये एनएमआर इनएक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें ये इवन नंबर में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन नंबर में। तो जो भी एक्स्ट्रा एटम हैं ओड नंबर के बेस पर अगर देखते हैं तो एक्स्ट्रा एटम मेक द न्यूक्लियस न्यूक्लियर स्पिन पोजीशन में बन जाएगा। तो इसी बेस पर हम कहेंगे कि एक एक्टिव हो सकता है और इनएक्टिव। तो दोनों एग्जांपल्स आपके सामने मैंने स्लाइड में दिए हैं। तो यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि एनएमआर एक्टिव सैंपल होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज हम यहीं इस टॉपिक को पूरा करेंगे, और नेक्स्ट कल हम इसके डिटेल, इसके प्रिंसिपल पर, इसके रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन पर बात करेंगे। थैंक यू।